पिछली क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि हम हॉब्स, लॉक और रूसो इनको स्टडी करेंगे। ये तीनों ही सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं और तीनों को हम इस दृष्टि से देखेंगे कि जो तुलनात्मक बिंदु हैं इनके कौन कौन से हैं। इसके साथ ही आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि एक ही पिक्चर में जब हम तीनों का अध्ययन करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो आज की इस क्लास को आप बहुत ध्यान से सुने। हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों ही सामाजिक समझौतेवादी विचारक हैं। सामाजिक समझौतेवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते से होती है। राज्य की उत्पत्ति पर विभिन्न विचारकों के अलग अलग मत हैं, जिनमें कई विचारकों का ये कहना है कि राज्य दैवीय उत्पत्ति से अस्तित्व में आया, जैसे हीगल का ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और जो राज्य के संदर्भ में, हीगल ने उस संदर्भ में नहीं कहा दैवीय उत्पत्ति के बारे में, लेकिन ये माना कि उसकी जो महत्व है वो उस दृष्टि से उपयोगी हो सके, इसलिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया। यहाँ पे अलग अलग मत हैं। किसी ने कहा कि राज्य का विकास हुआ है, किसी एक समय में निर्माण नहीं हुआ है, जैसे अरस्तु हैं, वो कहते हैं कि राज्य का एक क्रमिक विकास हुआ है, एक स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम हॉब्स, लॉक और रूसो इन तीनों को लें तो इन तीनों के अंतर्गत आपको एक बात सामान्य वो ये है कि इन तीनों ने ये माना कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो एक समझौते से हुई है, और ये समझौता कहीं पर जनता के बीच में आपस में हुआ है, कहीं जनता और शासक के बीच में हुआ है। ये अलग अलग तरीके से समझौता घटित होता है, और इस बारे में ये सब क्या रहा होगा उस समय की स्थितियाँ, इस बारे में एक साइंटिफिक तरीके से एक प्रेजेंटेशन हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा दिया गया है। तीनों के मत में बहुत अधिक डिफरेंसेस हैं, बहुत अधिक अंतर हैं, और तीनों ने ही इस पूरी अपनी बात को कहने के लिए एक पूरा ऐतिहासिक परिदृश्य भी बनाया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले वो मानव स्वभाव की बात करते हैं, फिर उस समय की प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, और फिर समझौते के क्या कारण रहे उसकी बात करते हैं, और फिर समझौता क्या हुआ इसकी बात करते हैं, और फिर समझौते से कौन सी शासन व्यवस्था अस्तित्व में आती है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन सब की बात उनके द्वारा की गई है। हॉब्स ने लेवायथन में ये बहुत अच्छे स्पष्ट रूपों में समझाया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी ये बात कही है। लॉक ने भी अपनी एक पुस्तक में इसको टू ट्रीटीज ऑन सिविल, इसके अंतर्गत सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत को बताया है। ये तीनों विचारक अलग अलग परिणामों पर पहुंचते हैं। जब ये सामाजिक समझौता कर लेते हैं तो उसके बाद में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करते हैं इस समझौते के द्वारा। लॉक सीमित राजतंत्र की बात करते हैं, और रूसो जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इसकी उन्होंने बात की है। तो ये एक आधार बिंदु है, और तीनों अलग अलग शासन व्यवस्थाओं की स्थापना इस सामाजिक समझौते से इसका जो परिणाम है वो इन तीन अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत होता है। मानव स्वभाव की यदि हम बात करें, हॉब्स और लॉक दोनों ब्रिटेन के हैं, लेकिन दोनों के मानव स्वभाव के अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं। हॉब्स ने मानव के स्वभाव को बहुत अधिक स्वार्थी और बहुत अधिक झगड़ालू और अन्य जो अच्छा नहीं माना है, जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं मानव के स्वभाव में, वो सब हॉब्स के चिंतन में हमें देखने को मिलती हैं। लॉक ने मानव के स्वभाव को बहुत अधिक अच्छा माना है। रूसो की बात हम बाद में करेंगे। हॉब्स ने ऐसा क्यों माना कि मानव बहुत खराब होता है, और लॉक ने मानव के स्वभाव को
क्यों माना, इस बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि हॉब्स जब पैदा हुए और जब बड़े हो रहे थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे चारों तरफ अशांति का वातावरण था, आपस में संघर्ष होते रहते थे, और इस कारण से वहाँ पे कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो खराब होता है और नहीं होता है। जबकि लॉक जो थे जब पैदा हुए और जब बड़े हो रहे थे, तो वहाँ पे इंग्लैंड में शांतिपूर्ण वातावरण था, और इस कारण से लॉक को लगा कि मनुष्य बहुत अच्छा। एक उस समय की परिस्थितियाँ थी जिन्होंने कि हॉब्स और लॉक के इस चिंतन में मानव स्वभाव को लेकर के डिफरेंस पैदा किया है। हॉब्स ने एक वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट किया है या उसको उसका समर्थन किया है। हॉब्स वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ते हैं और उन्होंने मानव स्वभाव का ये जो चित्रण किया है इसको एक वैज्ञानिक आधार भी दिया, और ये कहा है कि जिस तरीके से जब हम साइंस को पढ़ते हैं या विज्ञान को पढ़ते हैं, तो कुछ जो लहरें हैं या तरंगे हैं और मिटती रहती हैं। इसी तरीके से मानव स्वभाव में कभी घृणा की तरंग उठती है, कभी प्रेम की, कभी सहयोग की, यानी अच्छी बातें भी चलती रहती हैं, लेकिन उनका कहना है कि अच्छी बातों पे हम यकीन नहीं कर सकते, और इस कारण से जो उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो ये वैज्ञानिक जो बात है, क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर भी जो वेव्स हैं वो काम करती हैं, और हमारी इस तरीके का प्रवाह होता रहता है, तो वो अलग अलग भाव अलग अलग समय में अलग अलग वेव्स जो हैं वो उठती और मिटती रहती हैं। तो इस कारण चूँकि उसमें अच्छी वेव्स भी होती हैं, अच्छी तरंगे भी होती हैं, लेकिन हॉब्स का ये उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि अच्छी चीज़ कब बुरी में कन्वर्ट हो जाए, कब बुरी में वो बदल जाए। तो इसलिए जो हॉब्स है उन्होंने ये कहा कि मनुष्य का स्वभाव अच्छा नहीं होता। कई उन्होंने रीज़न दिए, जैसे क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या आगे चलकर हम देखेंगे कि कई वो एग्जाम्पल भी देते हैं उसको सिद्ध करने के लिए। लॉक ने ये कहा कि मनुष्य बहुत अच्छा होता है, और जितना अच्छा लॉक ने मनुष्य को बताया, उतना पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में किसी अन्य विचारक ने मनुष्य की अच्छाई की चर्चा नहीं की है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। जहाँ तक रूसो की बात आती है, तो मानव स्वभाव को लेकर के उन्होंने अलग तरीके से दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वो एक बच्चे के समान होता है, उसे अच्छाई और बुराई इस बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, और वो एक बच्चे के समझ से आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर जो बुरी बातें हैं वो हावी होने लगती हैं, और उसमें तेरे मेरे की भावना जो है वो डेवलप होने लगती है। जब इसके अंतर्गत उसके बड़े होने से इस संदर्भ में रूसो ने एक अलग जो बात की है कि जब प्रारंभिक अवस्था रही इस प्रकृति की, तो उस समय जो मनुष्य रहा होगा वो बिल्कुल भोला भाला मासूम रहा होगा, और उसके बाद में जब जैसे जैसे सभ्यता का विकास आगे होता है, तो उसके बाद मनुष्य के स्वभाव में चेंज आया, और उसके अंदर तेरे मेरे की भावना डेवलप हुई। रूसो का ये स्पष्ट कथन है कि वो व्यक्ति राज्य का जन्मदाता है जिसने जमीन के किसी टुकड़े को रोककर पहली बार ये कहा कि ये मेरी ज़मीन है। क्योंकि जब किसी ने उसको रोककर कहा कि ये मेरी ज़मीन है, तो दूसरे के मन में भी ये भावना आ गई कि ये मेरी ज़मीन है। तो इससे तेरे मेरे की भावना जो है वो विकसित हुई, और यहाँ पे लड़ाई और संघर्ष की स्थितियाँ पैदा हुई। तो ये बात रूसो ने कही है। तो यहाँ रूसो के मनुष्य में पहले हम भोलापन और मासूमियत देखते हैं, जो कि बिल्कुल एक बच्चे के समान होता है, लेकिन बाद में उसके अंतर्गत किस तरीके से जो बुरी चीज़ें हैं या बुराइयां हैं वो किस तरीके से आने लगती हैं, ये बात रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमको बताई है। यहाँ पे थोड़ा हम आगे देखें तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में इन तीनों का क्या मत रहा। जब क्योंकि मानव स्वभाव खराब है, तो हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था रही वो प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था रही।
ये एक उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ रही कि प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था रही, प्राकृतिक अवस्था, क्योंकि संघर्ष था, मनुष्य का स्वभाव खराब था तो वो आपस में लड़ते रहते थे, ये स्थिति रही। लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था रही बहुत ही शांतिपूर्ण रही, अच्छी रही। और जो रूसो की प्राकृतिक अवस्था रही वो ये रही कि पहले बहुत अच्छी रही और बाद में उसके अंतर्गत जो है वो बुराई आ गई, विकृति आ गई। तो ये तीनों की प्राकृतिक अवस्थाओं का उल्लेख है। अब समझौता क्यों होता है कि ये जो प्राकृतिक स्थिति चल रही थी, क्या इसी में नहीं जिया जा सकता था? क्या इसी को लेकर के हम समझौता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हॉब्स का कहना था कि मनुष्य जो है वो एक शांति चाहता था, और वो चूँकि चारों तरफ युद्ध की सी स्थितियाँ रहती थी, प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध, तो वो शांति चाहता था और कुछ सुकून चाहता था, इसलिए उसने समझौता किया। लॉक का कहना है कि 3 चीज़ों की प्राकृतिक अवस्था में कमी थी। वो 3 चीज़ें हैं कि कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी, कानूनों को लागू करने वाली संस्था नहीं थी, और न्याय करने वाली संस्था नहीं थी। ये तीनों संस्थाएं नहीं थी, इस कारण से सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी। और जो रूसो है उनका कहना था कि सामाजिक समझौते की आवश्यकता, चूँकि पहले प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी,